Hello my dear lovely students, how are you all? Today I am here with ज्योग्राफी के बच्चे 12th क्लास के पूछ रहे हैं कि सर सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं ला रहे हैं ज्योग्राफी का। तो लीजिए, पोल साइंस का दे दिया, हिंदी का, इंग्लिश का, सारे विषय दे दिए हैं ज्योग्राफी का आपकी डिमांड पर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहने वाली है। तो आपका देख रहे हैं बुक वाइज ये दिखाया जा रहा है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत आ रही है 24 नंबर की, और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था आपकी आ रही है 31 नंबर की। 24 कितना 55, और 5 नंबर का आपका मानचित्र आ रहा है। 60 नंबर का आपका पेपर होगा, इंटरनल 20 की और प्रैक्टिकल 20 का होगा। अब बच्चे आप पूछ रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन बताइए। तो 26 क्वेश्चन कुल होंगे आपके पेपर में, और 60 नंबर का आपका जो रहेगा, ठीक है। मैप आएगा 5 नंबर का, 10 होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनका भी 7 एमसीक्यू होंगे और 3 वन वर्ड होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, जिसके अंदर किन्हीं 2 में इंटरनल चॉइस होगी। 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 वाले भी, 3 क्वेश्चन में होगी, और 3 क्वेश्चन होंगे 5-5 वाले। इन सभी में इंटरनल चॉइस होगी और एक नक्शा हो जाएगा। तो इस तरह से है। तो आपके सभी विषयों के और ज्योग्राफी के तो आपके 2022 वाला और 2023 वाला भी डाल दिया है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेना। और 2024 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्व करके लाए हैं आज आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। जैसा कि आपको बताया था, निर्देश ध्यान से पढ़ लें। प्रश्नों के कितने प्रश्न कितने नंबर वाले आ रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एमसीक्यू बेस्ड है, 1-1 नंबर के। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है यहाँ पर? ग जो है सही जवाब है, फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? तो यहाँ पर आय है, व्यय नहीं है, क्षमता है, कल्याण है, ठीक है। तो व्यय उपागम नहीं है। तीसरा प्रश्न, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? मूल्यों के अंतर को असंतुलित व्यापार कहते हैं। बी सही है। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, है ना, किस दौरान? 1991 से 2001 के दौरान थी। डी सही है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? ये एक औद्योगिक नगर है, खनन पर्यटन नहीं है। भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 वर्ग हैं, भारतीय नगरों को बांटा गया है। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? डेंसिटी जो है बिहार की इस वक्त सबसे ज़्यादा है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग भारत के किन 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है? ठीक है, ये 1-1 नंबर वाले आ गए अब, जिसमें मल्टीपल चॉइस नहीं है आपके पास। तो कौन कौन से वो 4 थे? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं जिसे। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस तरह से बनता है वो। और उसके बाद हैजा, तपेदिक, अतिसार जैसी बीमारियों के लिए कौन से प्रकार का प्रदूषण? तो ये जल प्रदूषण से होती है, वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं ये। और धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो धारावी जो है मुंबई में स्थित है। चलिए अब खंड क के बाद ख में आते हैं हम, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये कि निश्चयवाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है? तो भूगोल में जो है नीतिवाद एक ऐसी संकल्पना है जिसे माना जाता है कि भौतिक वातावरण मानव व्यवहार और सामाजिक परिणामों को निर्धारित करता है। और इनमें जो है रेटजेल और हंटिंगटन और एलन शेमपाल शामिल हैं। तो इस तरह से 1 नंबर इसका, और एक आपको राइटर के जो नाम बताने हैं प्रवर्तकों के। 1-1 नंबर में डिवाइड होता है, 2 नंबर का प्रश्न है तो। और उसके बाद संभववाद क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है? संभववाद जिसमें माना जाता है कि भौतिक वातावरण अवसर और सीमाएं प्रदान करता है, लेकिन मानव संस्कृति और प्रौद्योगिकी द्वारा उनमें बदलाव कर सकता है। और इनमें कौन कौन से हैं? 1 नंबर का नाम लेना पड़ेगा आपको। विडाल, डी लाब्लाचे, कार्ल सायर और जीन पॉल सार्त्र शामिल हैं इनके अंदर, ठीक है बच्चों। जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित करो। जन्म दर क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में आबादी में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या, ये जन्म दर कहलाती है। और मृत्यु दर एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों की मृत्यु की संख्या। तो दोनों का 1-1 नंबर मिलेगा। 2 नंबर का प्रश्न है, दोनों लिखोगे तो 1-1 मिलेगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक की परिभाषा दीजिए। यह एक समग्र सांख्यिकी उपकरण है और इसमें जो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय संकेतक शामिल हैं, जिनका उपयोग देशों के विकास स्तर और जीवन स्तर को रैंक करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। शुष्क कृषि भूमि और आर्द्र कृषि भूमि को
भाषित कीजिए जहां कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है, ठीक है, जिनमें व्यापक सिंचाई की आवश्यकता होती है तो वो शुष्क हो गए। और आर्द्र में जाइए जहां उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है और प्राकृतिक जल की प्रचुर आपूर्ति रहती है, ठीक है। अथवा में जाइए महानगर एवं मेगानगर में क्या अंतर है। तो महानगर बड़े शहरी क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें केंद्रीय शहर और इसके उपनगर शामिल होते हैं। और मेगा सिटी एक बहुत बड़ा महानगर होता है, 10 मिलियन से अधिक आबादी जो वहाँ पर होती है, ठीक है, 1 करोड़, ठीक है। तो दोनों का एक एक आपको अंक मिलेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। बंदरगाह के संदर्भ में पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है। तो हिंटरलैंड अंतर्देशीय क्षेत्र को संदर्भित करता है जो बंदरगाह द्वारा पोषित होता है, जिसमें आसपास के शहर, कस्बे और परिवहन नेटवर्क शामिल है, उन्हें बंदरगाह से जोड़ते हैं। अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है ना, जिसमें जो है अम्लीय प्रदूषकों का उच्च स्तर होता है, उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अगले 1 नंबर में आप लिखेंगे कि ऐसा आमतौर पर औद्योगिक गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन दहन से सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण ऐसा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम 3-3 नंबरों वाले में। भाग ग में प्रश्न के साथ आपको उत्तर भी दिए जा रहे हैं, जिनका उत्तर आपने 50 से 70 शब्दों में देना है, ठीक है। 18 नंबर के ये रहेंगे। तो प्रश्न है जलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर करें। तो आदिम जो है पशुचारण पशुपालन का एक रूप है जहां पशुधन को निर्वाह उद्देश्यों के लिए पाला जाता है। अक्सर जो है खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश लोगों द्वारा यह क्रियाकलाप किए जाते हैं और प्राप्त उत्पाद जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग कर लिए जाते हैं और बिक्री के लिए कुछ शेष नहीं रहता है। ये तो हो गए चलवासी। दूसरी ओर वाणिज्यिक होता है जो उसमें जो है अधिक गहन और बाजार उन्मुख रूप है और बाजार में बिक्री के लिए पशु उत्पादों के उत्पादन के लक्ष्य के साथ नियंत्रित प्रजनन, भोजन प्रबंध प्रथाओं के माध्यम से उत्पादन को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। अक्सर उच्च उत्पादकता और दक्षता प्राप्त करने के लिए आवास, विशेष आहार और पशु चिकित्सा देखभाल शामिल होती है इनके अंदर। और 1921 को भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में महान विभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है। 1921 में इस वर्ष जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया गया था। इससे पहले जो है उच्च शिशु मृत्यु दर और खराब स्वास्थ्य के कारण जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही थी। हालांकि 1921 के बाद बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता और कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि में अचानक वृद्धि हुई है ना। इसने भारतीय जनसांख्यिकी इतिहास में एक प्रमुख घटना के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई नगर नगरीय संकुल कब बन जाता है ना, जब 2 या 2 से अधिक शहरों या कस्बों से बना है और जो समय के साथ बड़े हुए हैं या विलय हो गए हैं। और शहरी समूह को परिभाषित करने के मानदंड देश के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जनसंख्या के आकार, घनत्व और आर्थिक और सामाजिक एकीकरण की डिग्री जैसे कारक शामिल होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो एक शहरी समूह में एक निरंतर शहरी प्रसार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें मुख्य शहर और इसके शहरी आउटग्रोथ शामिल हैं, बशर्ते इनकी आबादी, संयुक्त आबादी 1 मिलियन से अधिक हो, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास क्या है। तो ये एक ऐसी संकल्पना है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना है। और इसका दूसरा भाग है उदाहरण से समझाइए। तो उदाहरण के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल हैं इसमें, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, टिकाऊ कृषि, वानिकी प्रथाएं जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती हैं, और हरित निर्माण प्रथाएं जो ऊर्जा की खपत और अपशिष्ट को कम करती हैं। इसके अलावा इसमें आप लिखेंगे कि इसमें सामाजिक समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना भी शामिल है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल व अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। 21वां प्रश्न है भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन को अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। तो आप बताइए इसमें कि सुलभता है ना, सबसे सुलभ है खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, जहाँ सीमित साधन होते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँच सकते हैं, बाजार, स्कूल, स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ती हैं। लचीलापन है, ठीक है ना, अन्य की तुलना में अधिक लचीला है ना। शहरों गाँवों को किसी भी गंतव्य पर माल ले जाना है, लोगों की आवाजाही है, संभव हो पाता है, ठीक है। अन्य साधनों से वो नहीं कर पाते हैं। किफ़ायती हैं सड़कें, है ना, तुलना में काफ़ी किफ़ायती हैं, खासकर जो कम दूरी का है ना। और इसे बनाए रखना और संचालित करना भी आसान है सड़कों को, तो इसलिए, ठीक है। और मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं। मानव का प्रकृतिकरण
उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण को अनुकूलित और संशोधित करता है ना। और प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, सिंचाई, भूमि सुधार, भूमि को अधिक उत्पादक और रहने योग्य बनाया जा सके। और प्राकृतिकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समझाने में मदद करता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ कैसे पारस्परिक क्रिया करते हैं और उनके कार्यों का प्राकृतिक प्रणालियों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है। भारतीय नगरों में अवशिष्ट निपटान की समस्या से संबंधित कम से कम 3 तथ्यों पर बड़ी मुश्किल है ये। तो बुनियादी ढांचे की कमी है ना, सड़कें, जल निकायों में कचरे का उचित निपटान कर दिया जाता है इधर उधर फेंक कर, और तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से भी है ये। अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि हुई है और प्रबंधन का जो ढांचा है वो पीछे रह गया है। और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी देखें तो कूड़े और खुले में शौच भारतीय शहरों में अपशिष्ट निर्माण की समस्या बढ़ाते हैं और सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने और आबादी के बीच अधिक जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान प्रथाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है, जनांकीय संक्रमण क्या है, इसकी 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक गतिशीलता में परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है ये, जब समाज सामाजिक और आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप उच्च जन्म और मृत्यु दर की स्थिति से कम जन्म और मृत्यु दर की ओर बढ़ते हैं। तो इसके चरण होते हैं, उच्च स्थिर होता है ना, उच्च जन्म और मृत्यु दर की विशेषता है जिसके परिणामस्वरूप धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है, तीव्र वृद्धि होती है जिसमें जन्म दर उच्च बनी होती है, ठीक है, हुई है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल मृत्यु दर में गिरावट आई है। इसके भी परिणामस्वरूप तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है और अपेक्षाकृत निम्न वृद्धि दर भी है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अभी आ जाते हैं हम 5 नंबर वाले पे, ठीक है, सभी में इंटरनल चॉइस है यहाँ पर। तो ये देखिएगा आप, विश्व में जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारणों की विस्तृत व्याख्या करें। तो वो कौन कौन से कारक हैं, भौतिक कारक हैं, पर्यावरणिक कारक हैं, आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक हैं और राजनीतिक कारक है, और इनको एक्सप्लेन करना है। ये पिक आपको दिया जा रहा है, इसको कापियों पर लिख लें, याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में ग्रामीण बस्तियों कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो क्लस्टर बस्तियाँ, बिखरी हुई बस्तियाँ, रैखिक बस्तियाँ, विशेष बस्तियाँ। तो इस तरह से ये आपको भेजा जा रहा है ये मटेरियल, इसको स्टडी करें। और उसके बाद इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर विस्तृत टिप्पणी करें, ठीक है। तो ये 1950 के दशक में शुरू हुई थी और 1980 में पूरी हुई थी, और पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। उद्देश्य था कि पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई का पानी प्रदान करना जो कम वर्षा और लगातार सूखे में रहता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो है NCA दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना में से एक है, 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र कवर करती है और नहर द्वारा खिलाया जाता है, इंदिरा गांधी नहर द्वारा, और 649 किलोमीटर लंबी है और पंजाब के हरीके बैराज से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक चलती है। नहर की वहन क्षमता 1000 क्यूसिक मीटर प्रति सेकंड से अधिक है और यह 6 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई प्रदान करती है। एक और पॉइंट इसमें जोड़िए कि कृषि उत्पादकता और आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव इसका पड़ा है। फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है, गेहूं, सरसों, कपास जैसी फसलों के लिए विशेषकर, और नई कृषि आधारित उद्योगों के विकास को भी इसने जन्म दिया है, जैसे कपास, जिनिंग और तिलहन प्रसंस्करण। और इसमें आप ऐड कीजिए कि स्थिति के बारे में चिंताएं भी हैं, जल भराव, लवणता, भूजल की कमी से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। बेहतर प्रबंधन तरीकों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया। उसके बाद परिवहन को सब परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न साधनों के आधार पर इसको वर्गीकृत कीजिए। तो परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की आवाजाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। और स्थल परिवहन हो गया, इसके अंदर सड़कें, रेलें, पाइपलाइन, ये सब हो गया। उसके बाद पाइपलाइन परिवहन है ना, तरल पदार्थ, गैसों का जो है परिवहन शामिल है इसके अंदर। और जल परिवहन है, समुद्र, नदी, नहर द्वारा परिवहन आता है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक भी ये जाता है। और वायु परिवहन है, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर द्वारा, ठीक है ना। तो सारांश में आप लिखिए कि भूमि, जल और वायु परिवहन के प्रत्येक मोड के अपने फायदे और नुकसान है। इस तरह से आपने इसका विस्तार से वर्णन करना है। वर्षा जल संचयन की आवश्यकता एवं विधियों पर विस्तृत नोट लिखिए। तो वर्षा जल को इकट्ठा संग्रहित करके और फिर उसको उपयोग में लाने की प्रक्रिया होती है वर्षा जल संचयन, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और हाल के वर्षों में इसका जो है बड़ा है, महत्वपूर्ण है ये। और आवश्यकता क्यों है कि पानी की कमी है, भूल जल जो पुनर्भरण करना है, हमने रिचार्ज करना है, बाढ़ पर नियंत्रण है, और छत वर्षा जल संचयन है, सतह अपवाह संचयन है। तो ये सब इसके अंदर शामिल है, उप सतह वर्षा जल संचयन, ठीक है। इस तरह से ये सारे अपने एक्सप्लेन करने
आए हैं और जल प्रदूषण क्या है और उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट करते हुए नमामि गंगे परियोजना पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो हानिकारक जैसे रसायन, सूक्ष्म जीव, अपशिष्ट पदार्थों की शुरुआत के कारण पानी की गुणवत्ता के क्षरण को संदर्भित करता है और जिम्मेदार कारकों में औद्योगिक अपशिष्ट, अनौपचारिक सीवेज, कृषि अपवाह, तेल रिसाव, प्लास्टिक अपशिष्ट, खनन गतिविधियाँ शामिल हैं। ठीक है, और भारी धातुएँ, कार्बनिक यौगिक जैसे जहरीले रसायन भी होते हैं उद्योगों में, वे भी जो है मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो सीवरेज का पानी मिल जाता है, हैजा और टाइफाइड जैसे रोग फैलाता है। कृषि अपवाह में कीटनाशक और उर्वरक होते हैं। तो इस तरह से आपने हर एक के बारे में इस तरह से डिटेल देनी है। नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू की गई थी और गंगा नदी की सफाई और कायाकल्प करना इसका उद्देश्य था और प्रमुख नदी है वो भारत की, और उद्देश्य था कि सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना और सफाई प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय को शामिल करके नदी में प्रदूषण भार को कम करना था। ठीक है, तो उसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया है, जैसे नदी बेसिन में शौचालय, शमशान, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का निर्माण शामिल है। और परियोजना ने नदी में प्रदूषकों के निर्वहन को कम करने के लिए उद्योगों के लिए शून्य तरल निर्वहन की अवधारणा को भी लागू किया है। और जल प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता भी है और नमामि गंगे जल प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। परियोजना के विभिन्न तरीकों, रणनीतियों का उद्देश्य नदी में प्रदूषण भार को कम करना और इसके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना है। तो इस तरह से आ जाएगा। मानचित्र का प्रश्न आया हुआ है तो आपने दिखाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका ज्योग्राफी का। तो इंग्लिश में भी आप करना चाहें तो इंग्लिश में भी दिखा देते हैं आपको। ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सीख लो कैसे आप आंसर करेंगे। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, जरूर समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करो, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, वंडरफुल गाइस। ठीक है, बाय।